नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल GCC लर्न हब में। तो इस वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए 2016 के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जो प्रथम पाली का होगा। यानी 2016 में जो प्रथम पाली में ऑब्जेक्टिव पूछी गई थी उसका हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक रैखिक समीकरण का घात होता है। एक रैखिक यानी क्या? जिसकी अधिकतम घातों की संख्या क्या हो? एक हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक रैखिक समीकरण बोलते हैं या एक घात समीकरण बोलते हैं। जैसे ax प्लस बी हो तो इसका अधिकतम घात कितनी है? एक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक घातीय बहुपद बोलेंगे या हम क्या बोलेंगे? और एक रैखिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उसकी घात क्या होती है? एक होती है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर हमारी क्वेश्चन क्या है? 10π/2 का मान कितना होता है? तो देखिए 10π/2। अच्छा, पाई का मान कितना होता है? पाई इक्वल टू मान हम कितना पुट करते हैं? यानी जो पाई होता है उसका मान 180 होता है। तो 10 180 डिग्री बटा में 2, तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 90। यानी क्या? 10 90। और 10 90 डिग्री का मान हमारा क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, यानी जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 3 नंबर हमारी क्वेश्चन क्या बोल रही है कि बिंदु बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है? 4-3 किस चतुर्थांश में है? तो चलिए आपको बताते हैं, जैसे कि हम इसके पहले वाले वीडियो में भी बता दिए थे आपको। कितना है? -3, 4-3 है। ठीक है, तो देखिए ये हमारी x हो गई, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, तो ये प्रथम पाद में यानी प्रथम चतुर्थांश में हमारा क्या होता है? सब प्लस प्लस होता है। ये दूसरी का चतुर्थांश में हमारी क्या होती है? यहाँ अब देखिए इधर तो सब माइनस होता है, इधर प्लस होता है। ऊपर जाएंगे तो फिर क्या होगा? प्लस होगा, और नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा। इतना तो आपको पता है। तो हमारी जो द्वितीय पाद है इसमें हमारी पहले हम x का मान लिखते हैं ना, पहले ऐसे मान किसका लिखते हैं? x, और उसके बाद y। तो देखिए इधर x का मान क्या चीज़ में आया है? माइनस में, तो ये माइनस हो जाता है और y का मान प्लस में। तो द्वितीय पाद माइनस प्लस होता है। तृतीय पाद बोलें तो देखिए x का भी मान माइनस, y का भी मान माइनस। तो तृतीय पाद में माइनस माइनस मिलता है। चतुर्थी पाद में x का मान प्लस मिलता है, लेकिन y का मान कितना मिलता है? माइनस मिलता है। तो चतुर्थी पाद में ये होता है। तो ये कौन से पाद में है? देखिए तो 4-3, यानी पहले प्लस और उसके बाद माइनस। ये चतुर्थ पाद में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ पाद। यहाँ प्रथम दिया है, द्वितीय दिया है, तृतीय, चतुर्थ पाद, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है? यानी एक वृत्त हम बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा वृत्त है और वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? तो आपको हम समझाने के लिए बता देते हैं कि एक हमारे पास सरल रेखा है। अब सरल रेखा पर हम एक चाप काट देंगे तो ये कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है ना। चलिए एक बार और यहाँ से इधर काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 108 और 108 सॉरी 180 और 180 और 180 मिलाकर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो कह सकते हैं हम वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री का होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8 और 5 का बहुलक होगा। अब बहुलक किसे कहते हैं हम? जो मैक्सिमम बार आया हो, यानी वैसा नंबर जो मैक्सिमम बार आई हो उसे हम क्या कहेंगे? बहुलक। अब देखिए यहाँ 3 तो एक ही बार आया है, 5 कितने बार? 1 2 3 4, 4 बार आया है 5। ठीक है, 2 कितने बार? 1 बार। अब यहाँ 7 देखते हैं, वो भी 1 बार, 8 1 बार। तो सबसे मैक्सिमम बार कौन आया है? 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 5। ठीक है, चलिए 6 नंबर, त्रिभुज ए बी सी में ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु डी एवं ई इस प्रकार है कि डी ई समानांतर बी सी तथा बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तब डी ई का मान कितना होगा? ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को, कोई एक हमारे पास क्या है? एक त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, और इस पे कोई
समानांतर त्रिभुज क्या है, डी ई है। तो बोल रहा है कि ये जो बी सी है ना, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये डी ई का मान ज्ञात करें। तो आपको पता है कि जब कोई त्रिभुज क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर में कोई रेखा खींची जाए, यानी डी ई समानांतर हो बी सी की, तो जो डी ई होता है वो बी सी की क्या होती है, आधा होती है। तो यहाँ पर बी सी का मान कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है, बटा में 2, तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी डी ई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। हमको डी ई का मान ही क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 सेंटीमीटर कौन दिया है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बोला जा रहा है एक सिक्का को उछालने पर एक चीट आने की प्रायिकता क्या है। अब सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगी। कितनी, 2 ही आएगी ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, चीत आने की प्रायिकता ना, चीत आने की प्रायिकता, यानी हेड कितने बार आएगी, एक बार। टोटल प्रायिकता कितना है, टोटल तो 2 है, लेकिन आने की संभावना कितनी है, 1। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। AP 4, 10, 16, 22 और 28 का सर्वांतर होगा। सर्वांतर का मतलब क्या, D। तो देखिए क्या क्या दिया है, 4, 10, 16, 4 दिया है, 10 दिया है और 16 दिया है। उसके बाद क्या दिया है, 22 दिया है और 28 दिया है। कितने नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमको D का मान ज्ञात करना है। तो D इक्वल टू क्या जानते हैं, A2 माइनस A1। ठीक है, यानी दूसरे के पद में से पहले के पद को घटा लेंगे। तो दूसरे का पद यहाँ के 10 में से हम क्या करेंगे, पहला पद 4 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यानी डी का जो मान है वो कितना हो जाएगा हमारा, 6। अगर फिर भी संतुष्टि ना हो तो अगला पद में से भी घटा सकते हैं। तो तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे तो 16 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। फिर भी संतुष्टि ना हो तो चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, यानी 22 में से 16 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी सर्वांतर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या दिया है, भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यानी ये त्रिभुज कैसी है, संगत भुजाओं के अनुपात, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। ये त्रिभुज कैसी है, 2 त्रिभुज है और दोनों के दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो क्वेश्चन नंबर कितनी है, 9 नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है हमारी। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 त्रिभुज हम आपके सामने बना देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये सी। एक और हम त्रिभुज बना देते हैं, ये हो गई डी, ये हो गई ई और ये हमारी क्या हो गई, ए। तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज जब एक दूसरे के क्या होगी, समरूप होगी, तो मतलब ये त्रिभुज और एक त्रिभुज, यानी त्रिभुज ए बी सी जब समरूप होगी कितने, त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, जब ये दोनों के दोनों समरूप होगी तो इसमें आप लोग क्या जानते हैं कि इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग की अनुपात के क्या होती है, बराबर होती है। यानी हम बात करें तो एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ इक्वल टू हमारी क्या होती है, ये भुजाओं के वर्ग के बराबर होती है। तो भुजाओं के वर्ग में हमारा क्या हो जाएगा, बी सी बाई ई एफ, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना दिया है, हमारी जो अनुपात दी है वो 4:9 दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल का अनुपात तो पूछ ही रहा है ना, तो हम रख लेते हैं कितना, 4/9, यानी 4 अनुपात का मतलब यही ना हुआ, 4/9। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 9 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। यानी इनकी जो क्षेत्रफलों की अनुपात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 16:81। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16:81। चलिए 16 अनुपात में नहीं दिया है, डायरेक्टली ऐसे मान दिया, तो हम क्या रख लेंगे, ऐसे 16/81 है तो हम 16/81 यानी ऑप्शन बी कर लेंगे। अब चलिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि जब भी आपको भुजा दी हो, क्या दी हो, जैसे कि यहाँ भुजा दी है और क्षेत्रफल पूछ रही है तो हम क्या किए हैं, स्क्वायर कर दिए हैं। ठीक है, अगर आपको क्षेत्रफल दी हो, आप भुजा ज्ञात करना हो तो उस पर रूट लगा लीजिएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन होता कि क्षेत्रफल दिया होता, ठीक है,
अगर आपको भुजा ज्ञात करना होता तो क्षेत्रफल के जगह पर लिखते हैं ना, और यहाँ BC बटा EF लिखते हैं, इसका स्क्वायर कर देते, और यहाँ से स्क्वायर जब इस पर हटता तो यहाँ रूट से हट जाता कितना 4/9 इक्वल टू BC बटा EF होता ना। तो चलिए 4 को जब रूट से बाहर निकालते हैं तो 2 हो जाता, 9 को निकालते तो 3 हो जाता, ठीक है। यानी क्या BC बटा EF। तो भुजाओं का अगर अनुपात पूछता तो हमारा 2:3 हो जाता या 2/3 हो जाता। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे क्षेत्रफल भुजा दिया हो, क्षेत्रफल पूछे तो उस पर क्या कीजिएगा स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल दिया हो अगर भुजा ज्ञात करना होगा तो रूट लगा दीजिएगा और उसे रूट से बाहर कर लीजिएगा, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ऐसा ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता है, ठीक है। तो इस अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो इस वीडियो को एक बार 2 बार देख लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो सके, क्योंकि ये क्वेश्चन श्योर है कि आएगा ही तो आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, tan 1/√3 बराबर है, ठीक है। अब किसके बराबर है, tan 60 के बराबर है, cot 45 के, sin 30 के या tan 30 के, ठीक है। तो 1/√3 जो होता है वो tan 60 का तो होगा नहीं, क्योंकि tan 60 का जो मान होता है वो कितना होता है √3 होता है। लेकिन cos 45 का मान बात करें तो 1/2 होता है, और sin 30 का बात करें तो 1/2 होता है। लेकिन tan 30 का बात करें तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्या है, ax² - bx + c = 0 में मूलों का योग होगा। अब मूलों का योग पूछ रहा है, ठीक है। मूलों का योग यानी क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है, फॉर्मूला होता है ना इसका। चलिए तो यहाँ पर हमारी जो समीकरण दी है वो किस रूप में दी है, ax² - bx + c = 0। तो यहाँ पर a का जो मान है वो a दिया है, b का जो मान है वो -b दिया है, और c के जो मान है वो c दिया है। तो हम क्या ज्ञात करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो योग है उसे ज्ञात करते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यही फॉर्मूला होता है। तो -b, तो b का जो मान है वो ऑलरेडी माइनस में दिया है, माइनस हमारा क्या है फॉर्मूला का भी है, और a का जो मान है वो a ही दिया है। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी b/a, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा b/a। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा b/a। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है, sec² थीटा - tan² थीटा का मान होगा। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा क्योंकि ये 1 होता है, sec² थीटा - tan² थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ये तो याद ही होगा आपको। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्या है, किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल क्या है π/12r प्लस छोटा r इंटू डैश होगा। तो वलय का क्षेत्रफल मतलब कि एक कोई वृत्त में, मतलब एक बड़ा वृत्त हो और एक छोटी वृत्त हो, तो उसका जब क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो उसमें हम 2 वृत्तों का यूज करते हैं, ठीक है। एक वृत्त को बड़ा आर मान लेते हैं और एक वृत्त को छोटा। जो वृत्त छोटी होती है उसे छोटी आर से सूचित करते हैं, यानी उनके त्रिज्या को छोटी आर से सूचित करते हैं। लेकिन जिस वृत्त में उनकी रेडियस जो बड़ा होती है उसे बड़े आर से सूचित करते हैं। तो वलय का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है π/12r² माइनस छोटा r², ऐसे देखने को मिलेगा। या इसी को लिख सकता है दूसरे तरह से, क्या, बड़ा आर माइनस छोटा आर इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर के रूप में लिख सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है a² - b² इक्वल टू क्या होता है, एक बार प्लस में होता है और एक बार क्या चीज़ में होता है माइनस में होता है। तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो वलय का जब भी क्षेत्रफल पूछे तो क्या हो जाएगा π/12r² माइनस छोटा r², या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं π/12r माइनस छोटा r इंटू 12r प्लस छोटा r। हाँ, अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं ये नहीं होगा तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, बड़ा r प्लस छोटा r इंटू बड़ा r माइनस छोटा r, ठीक है। तो इसमें तीनों तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है।
तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। अब मूल बिंदु तो आपको ये तो भली भांति पता होगा कि मूल बिंदु हमारे यहाँ होती है। अब मूल बिंदु यहाँ होती है तो एक्स की जो मान होती है वो भी 0 होती है, वाई की जो मान होती है वो 0 होती है, यानी मूल बिंदु हमारा जो होता है वो 0 0 होती है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो असंभव यानी नहीं घटेगा, और नहीं घटेगा इसका मतलब क्या, उसका 0 हो जाएगा। ठीक, अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई डैश होती है। यानी कोई एक वृत्त, ठीक है, यहाँ बाह्य कोई बिंदु हो गया, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो अब देखिए इसको मान लेते हैं P और इसको A और इसको B मान लेते हैं। तो इस P बिंदु से A पर और B पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो ये इनकी जो लंबाई होगी PE की, वो PB की लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि हमेशा क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समान। 18 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो तब दोनों मूल डैश होंगे। अब विवेचक बोले या विविक्तर बोले, ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, D = 0 हो जाए तो क्या हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगी, श्योर बात है कि। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 19 नंबर हमारी क्वेश्चन क्या है, यदि बिंदु 2 4 एवं 0 0 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक डैश है, यानी इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए कितना है, 2 4, उसके बाद कितनी है, 0 0। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2। आप सोच रहे होंगे कि जोड़ने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, हाँ, लेकिन आपको याद तो रहेगा कम से कम फार्मूला, y1 + y2/2 होता है ना फार्मूला ये। चलिए, तो x1 का मान कितना है, 2, x2 का मान कितना है, 0। अब 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। y1 का मान कितना है, 4, y2 का मान कितना है, 0। तो 0 और 2 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 2/2, 4/2, 2 दूनी 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 दूनी की 4, यानी कितना हो जाएगा, 1 2। ठीक है, तो ये जो मध्य बिंदु होगा इसका जो निर्देशांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा पूछ रहा है, 20 नंबर पूछ रहा है कि 3 + 2√5 एक डैश है। तो आपको बता दें कि जब भी आपको रूट में कोई मान दिखाई दे तो वो डायरेक्टली समझ जाइएगा कि वो हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन कब, जब वो रूट बाहर नहीं होगी, यानी रूट से जब बाहर मान उसका नहीं होगा तब उसे बोलेंगे कि वो क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। √5 को हम बाहर कर सकते हैं, रूट से नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारी जो समीकरण क्या दी है, 3 + 2√5। अब आप सोचेंगे कि नहीं ये परिमेय तो है, तो देखिए 3 जो है वो परिमेय है, ठीक है। अगर ये गुणा में अगर हमारा √5 नहीं होता तो हमारा 2 भी क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है, √5 है, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 20 तक ले सॉल्व करा दिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट में कमेंट जरूर करें, आपकी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।